हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में डीजल इंजन के बारे में देखा, फिर आईसी इंजन के बारे में पढ़े हैं, फिर इलेक्ट्रिक इंजन जो था उसके बारे में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, वो किस प्रकार से वर्क करेगा, उसके इंटरनल में या उसके अंदर जो है किस प्रकार से कनेक्शन किया हुआ रहता है, इन सब के बारे में हमने देखा, राइट, और पढ़ा भी। सही है। होप सो आप नोट्स भी बना लिए होंगे, साथ साथ में बना रहे होंगे, और जो नहीं बना सकते हैं साथ साथ में नोट, उनके लिए मैंने पीडीएफ भी अरेंज करा दिया है, तो वह पीडीएफ भी आपको मिल गया होगा, राइट, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंजन का क्या मतलब एडवांटेज है और क्या उसके डिसएडवांटेज है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर आप कह लीजिए कि अलग अलग ड्राइव जो है, बैटरी ड्राइव था, फिर ट्राम कार था, ट्राम बेस जिसको आप कहते हैं, फिर हाइब्रिड और ड्राइव कह सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग कुछ कुछ देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जा करके, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट कह लीजिए, एक बेसिक आइडिया जो है उसका हम लोग ज़रूर देखेंगे। ठीक है ना, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो सर्किट देखा था इलेक्ट्रिक इंजन के अंदर में, उसी को मैं एक बार यहाँ पे मैं वापस से समराइज कर देता हूँ, या फिर मैं रिकॉल कर देने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। ठीक है, और एक बार आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, ये ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। ये ब्लॉक डायग्राम एक्चुअली जो इंजन होता है इलेक्ट्रिक इंजन, उसके अंदर का है ना। इलेक्ट्रिक इंजन जो आप देखे होंगे तो उसके इंटरनल में जो अंदर में बना हुआ सर्किट डायग्राम होता है, कुछ इस हिसाब से ही होता है, जिसको कि ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से हम समझने का प्रयास किए। ठीक है, देखिए ये हमारा पेंटोग्राफ का साइन है, आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कि पेंटोग्राफ का मतलब जो सिंबल होता है, या अलग अलग जो सिंबल होता है वह मतलब कैसा सिंबल होता है, और उस सिंबल से हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किस कंपोनेंट को हम डिनोट करने के लिए उस प्रकार का सिंबल यूज करते हैं ना, ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक, फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से अगर सिंबॉलिक बना रहा है तो उसको हम लोग पेंटोग्राफ के कह सकते हैं कि वह पेंटोग्राफ है। कुछ इस तरह का रहेगा बना हुआ तो इसको हम कह सकते हैं सर्किट ब्रेकर है। ठीक, बस आप पिछले लेक्चर में जो पढ़ा है ना, उस चीज को आप रिकॉल कर लीजिएगा, होप सो यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऊपर में आप कह लीजिए, यहाँ पे आपका एक सिंगल लाइन कह लीजिए, या ओवरहेड कंडक्टर जिसको आप कहते हैं, है ना, सिंगल फेज, वो ओवरहेड कंडक्टर यहाँ पे आपके पास में दिया रहेगा, जो कि ऑलरेडी इसके पहले स्ट्रिंगिंग किया हुआ रहता है। जब बी ट्रैक्शन बनाया जाता है तो उसी टाइम में ये कंस्ट्रक्ट कर लिया जाता है, या फिर स्ट्रिंगिंग कर दिया जाता है। तो ये हमारा पेंटोग्राफ है, जिसका कि काम होता है सिर्फ कॉन्टैक्ट वायर जो होता है उससे करंट को कलेक्ट करना, है ना, और करंट को कलेक्ट करके आगे फीड कर देना या आगे भेज देना। सर्किट ब्रेकर था। सर्किट ब्रेकर से आप देखिए यहाँ पे हमारा आया किसमें, ट्रांसफार्मर में, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि ऑन लोड टैप चेंजर कह लीजिए, OLTC हम लोग इसमें यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में। और साथ साथ आप यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। देखो, इन सब चीज के बारे में मैंने बता दिया है, बस मैं आपको ये ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा, ट्रांसफार्मर के बाद आगे बढ़िएगा तो ये वाला पोर्शन आपका है रेक्टिफायर, जो कि क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद फिर फिल्टर है। फिल्टर कहने का मतलब जो भी उसमें आपका पल्स हो, या फिर कह सकते हैं कि जो भी हार्मोनिक्स नहीं रहेगा इसमें, हाँ पल्स रहता है, उसको ये क्या करेगा, फिल्टर कर देगा, है ना। जो भी इम्प्यूरिटीज एक तरह से कह लेते हैं, अशुद्धि, है ना, उसको क्या करेगा, ये फिल्टर कर देगा। स्मूथ डीसी बनाने के लिए हम लोग फिल्टर लगाते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया सिंगल फेज टू 3 फेज इन्वर्टर, है ना। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हम लोग को अगर रिक्वायरमेंट है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, तब हम क्या करते हैं कि 3 फेज में कन्वर्ट करते हैं। जो डीसी होता है, डीसी को हम इन्वर्टर के मदद से क्या करते हैं, और एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। आइदर इट मे बी इन 3 फेज और इट मे बी इन सिंगल फेज। ठीक है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा। अगर आपके पास सिंगल फेज का रिक्वायरमेंट है तो आप सिंगल फेज में ही रखिए, या फिर आपको अगर 3 फेज का रिक्वायरमेंट है तो आप 3 फेज में रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या लगाना पड़ेगा, 3 फेज मोटर लगाना पड़ेगा। अगर आप सिंगल फेज यूज करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे सिंगल फेज ही रखना पड़ेगा, ना कि उसके लिए आपको 3 फेज जरूरत पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मोटर कंट्रोलर लगाए हैं, कि ताकि मोटर को जो कंट्रोल कर सके हम, स्पीड वगैरह जो भी होगा उन सबको कंट्रोल करने के बाद हम लोग 3 फेज मोटर पे दे दिए। ठीक, सेकंड पार्ट में आता है कि हम फिर से एक फिल्टर लगाए हैं, और डीसी
फिर से दिए हैं, और डीसी के बाद हम फिर से एक सिंगल फेज इन्वर्टर लगाए हैं, जो कि आपको बताया होंगे कभी कि जो होटल लोड होता है, अर्थात जो एसी रहेगा, एयर कंडीशन हो गया, या फिर रेफ्रिजरेटर होता है, या फिर जो लाइटिंग पर्पस के लिए आप बल्ब यूज़ करते हैं, फैन यूज़ करते हैं, या फिर चार्जिंग के लिए जो आप सॉकेट यूज़ करते हैं, तो उन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्ट किया, ठीक है, एसी में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद हम यहाँ से लेके आए एसी सॉकेट में डाल दिए, ठीक, उसके बाद हमने फैन में डाल दिया, फिर इधर हमारा लाइट है उसमें लगा दिया, समझ रहे बात को। तो इन सबको एसी का रिक्वायरमेंट है, सिंगल फेज एसी का, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो भी है हम एसी कन्वर्टर, मतलब इन्वर्टर की मदद से हमने डीसी को एसी में कर लिया कन्वर्ट, जो कि सिंगल फेज है ना। और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड वोल्टेज था हमारा डिफरेंट अप्लायंसेस के लिए, या फिर डिफरेंट जगह पे यूज करने के लिए, उसका हमने क्या किया, इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। यहाँ से सेम एक सवाल आप कह सकते हैं कि सर तो फिर सिंगल फेज हम यूज किए तो फिर सर्किट कहाँ कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए ये वाला जो है हमारा फिर से हमारा एक्सल ब्रश से कनेक्ट किया हुआ है, जो कि सर्किट को कंप्लीट करने में मदद करता है, और यहीं से हमारा सर्किट कंप्लीट होता है, एंड देन करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेज के बारे में, कि एडवांटेज क्या क्या होते हैं। जो इलेक्ट्रिक इंजन है उसके क्या बहुत सारे एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो पहले एडवांटेज देखेंगे, फिर कुछ डिसएडवांटेज हैं उसको भी देखेंगे, उसके बाद हम अलग अलग ड्राइव के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एडवांटेज की बात कीजिए तो पहला है आपका इट इज क्लीन मतलब कह लीजिए कि इसमें किसी भी प्रकार का जो धुआं वगैरह होता है, या किसी तरह से यह जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है। ट्रेन की बात कर रहे हैं, हालांकि इसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, आइदर आप कह सकते हैं कि या तो हो सकता है थर्मल पावर प्लांट से है, या फिर अदर पावर प्लांट से भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। इसका कोई जरूरत नहीं है कि सिर्फ थर्मल से होगा, सिर्फ न्यूक्लियर से होगा, इसको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। वह इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल डायरेक्टली यह कर रहा है, इसके कारण से इसके अंदर जो होता है कह लीजिए, या फिर इलेक्ट्रिक इंजन किसी भी प्रकार का कोई भी पॉल्यूशन या फिर स्मोक, धुआं जिसको कहते हो, इस तरह का कुछ भी नहीं निकलता है इलेक्ट्रिक इंजन से। इसलिए आप कह सकते हैं कि यह पूरा का पूरा क्या है, हमारा क्लीन है। सुटेबल फॉर अंडरग्राउंड रेलवेज, ठीक है। अगर अंडरग्राउंड रेलवे भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अंडरग्राउंड रेलवे में ओवरहेड कंस्ट्रक्शन बनाना आसान नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ ओवरहेड यूज करेंगे, आप जो है ग्राउंड पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कि हम थर्ड रेल कहते हैं। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी डिटेल से, ठीक है। बट हाँ, टर्म याद रखिएगा, मैं आपको जैसे मैंने थर्ड रेल बोला तो उस टर्म को आप याद रखना। हाँ, आगे अगर नहीं आएगा तब आप पूछ लीजिएगा सर आप बोले थे बताए नहीं। हाँ, डेफिनेटली मैं जो बोल रहा हूँ कि आगे पढ़ना है उसको, तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा उस चीज को, है ना। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, हाई, आपको पता है ऑलरेडी, बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हो। एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन भी आपका हाई होगा, रिटार्डेशन भी हाई होगा। मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है 50% लेस होता है स्टीम इंजन के कंपैरिजन में। देखो, स्टीम इंजन और जब इलेक्ट्रिक इंजन की बात करोगे तो स्टीम इंजन का मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होता है, ठीक। मेंटेनेंस कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट हम दोनों की बात कर लेते हैं, दोनों क्या होता है, अधिक होता है स्टीम इंजन का, उससे 50% कम सीधा कह लीजिए कि इलेक्ट्रिक इंजन में होता है। सो कहीं बेहतर है। इसलिए अभी आप देखते होंगे सारा का सारा जो भी इंजन है उसको धीरे धीरे इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जा रहा है, या फिर सभी को शिफ्ट करके या एलिमिनेट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, डीजल इंजन हो गया, या फिर जो भी इंजन था मतलब प्रीवियस वाला, उसको सबको मॉडिफाई करके या फिर उसको एलिमिनेट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंजन की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगला है आपका स्टार्टिंग टाइम इज लेस। भाई स्टार्ट करने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जब करंट मिला, मतलब एक तरह से समझिए जैसे पेंटोग्राफ टच करेगा कॉन्टैक्ट वायर में, आराम से सप्लाई मिल जाता है। सप्लाई मिलने के बाद इजीली आप कह सकते हैं कि वह स्टार्ट हो जाएगा तुरंत, है ना। तो स्टार्टिंग टाइम क्या है, लेस। हाई पावर टू वेट रेशियो, हाई पावर टू वेट रेशियो का कहने का मतलब है कि उसका परफॉर्मेंस जो होता है बहुत बेहतर होता है, ठीक है। पावर टू वेट, सीधा सीधा आप कहिए, यह है आपका पावर टू वेट। हम लोग कर रहे हैं पावर टू वेट रेशियो की बात। काफी अभी के टाइम में आप देखिए, अधिक बनाने के लिए ये पावर टू वेट रेशियो अधिक होना ही चाहिए, ठीक है। अधिक मतलब हम क्या करते हैं ना कि अभी के टाइम में कई आप देखते होंगे कार वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें कि पावर उसका कम रहता है, लेकिन कम रहता है, या इंजन का वजन ज्यादा होता है, मतलब सॉरी इंजन हमारा जो होता है हैवी पावर का होता है, लेकिन ओवरऑल हम जब वेट की बात करते हैं कार का तो वो बहुत कम हो जाता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, सेफ्टी पर्पस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उससे हमारा ये रेशियो जरूर इंप्रूव हो जाता है, बट सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है। तो हम उस हिसाब से रखते हैं कि पावर हमारा जो भी है, वेट भी हमारा ऐसा नहीं होना है कि कम कर देना है, ठीक है ना। सो उस प्रोपोर्शनल रेशियो में आप देखिएगा तो
कह सकते हैं कि माइलेज वगैरह जो आप अगर मेजर करना हो कि माइलेज कितना अच्छा होगा इन सब चीज़ों को, तो ये पावर टू वेट रेशियो से आपको पता चल जाएगा कि कितना पावर रेशियो, जितना ज़्यादा होगा उतना माइलेज वाला गाड़ी भी होगा, अर्थात उसका वेट भी अच्छा होगा, उसका पावर भी अच्छा होगा, है ना। सो पावर बाय वेट रेशियो भी अच्छा होगा, सो अधिक माइलेज भी होगा, अधिक परफॉर्मेंस भी होगा उसका। लेकिन अगर यह कम होता है तो आप ऐसा समझ के चलिए कि उसका माइलेज भी कम होगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होगा, और सेफ्टी के लिए भी वह ठीक नहीं है हमारे लिए। क्लियर है ना। इजी ऑपरेशन, इसको ऑपरेट करना आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको कहीं से भी ऑपरेशन में। ठीक, चलिए होप सो एडवांटेज आपको पता चल गया। चलिए अब आपको लगता होगा कि इलेक्ट्रिक इंजन का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। देखिए, जिसके एडवांटेज होंगे उसके डिसएडवांटेज भी होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है जिसका एडवांटेज है सिर्फ उसका एडवांटेज ही है, उसके डिसएडवांटेज बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे भी कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे कि देखिए, ओवरहेड कंस्ट्रक्शन जो बनाते हैं आप, जो ओवरहेड इक्विपमेंट कह लेते हैं, उसका कॉस्ट अधिक हो जाता है ना। उसका कॉस्ट क्या होता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट कैपिटल कॉस्ट इज हाई। ठीक, अब चूंकि ओवरहेड कंस्ट्रक्शन आपने बनाया है, तो अगर मान लेते हैं कि कहीं पे फॉल्ट होता है तो ट्रैफिक कह लीजिए कि बढ़ा देगा, वहां जहां है इंजन वहीं का वहीं रुका रहेगा, ठीक ना। 1 घंटे हो सकता है, जब तक कि सप्लाई रेक्टिफाई नहीं हो जाता, वो इंजन या फिर जो ट्रैक्शन है या जो पूरा का पूरा रेल सिस्टम है वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। इसकी वजह से जो भी यातायात के हैं, मतलब ट्रेन के लिए हम बात कर रहे हैं सिर्फ, तो वो क्या होगा कि वह दिक्कत में हो जाएगा, या फिर उसके वजह से जो जहां है वहां पे ही उसका क्या होगा, रुका रह जाएगा। तो जो भी आवाजाही है कह लीजिए यातायात में, वो भी डिस्टर्बेंस में आएगा। ठीक है, इसके कारण से देखिए एक और होता है, कम्युनिकेशन लाइन डिस्टर्बेंस भी होता है। कम्युनिकेशन लाइन कहने से मतलब कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस जो आप कह सकते हैं, तो कि अगर सेम ही पोल पे आपका इलेक्ट्रिक कह लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो या इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है आप समझ लीजिए उसका भी कंडक्टर गया हुआ है, और उसी पोल पे आपका टेलीफोन जो वायर है वह भी गया हुआ है, तो उसमें क्या होता है, डिस्टॉर्शन होने की वजह से या इंटरफेरेंस होने की वजह से कम्युनिकेशन लाइन डिस्टर्बेंस होता है। तो हालांकि इससे बचने के लिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं ना कि कम्युनिकेशन लाइन को ग्राउंडेड कर दे रहे हैं, और जो सप्लाई है उसको हम एक पोल पे रख रहे हैं। तो कम्युनिकेशन लाइन जो इंटरफेरेंस होता है या जो डिफरेंट मतलब दिक्कतें कह लीजिए एक तरह से, जो फॉल्ट एक तरह से कह लीजिए, वह नहीं होता है। सो दूसरा था आपका क्या, फेल्योर ऑफ अ फ्यू मिनट्स काउजेज डिस्टॉर्शन इन ट्रैफिक। अगर मान लीजिए कहीं पे फेल्योर हो गया तो उसके वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा ट्रैफिक में डिस्टॉर्शन, मतलब ट्रैफिक हमारा बढ़ने लगेगा। अगला बात कहते हैं इट काउजेज डिस्टर्बेंस, है ना, डिस्टर्बेंस इन नेबरिंग कम्युनिकेशन लाइन, है ना। डिस्टर्बेंस मतलब वही इंटरफेरेंस होने के कारण जो होता है, कभी देखते होंगे बात करने के दौरान घे 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 करके कुछ इस तरह से आवाज आने लगता है, आवाज साफ नहीं आएगा, सामने वाला बोल भी रहा है स्पष्ट रूप से तब भी आपके पास आवाज नहीं आ रहा है, तो ये सारा जो है परेशानी होने लगता है। बिकॉज क्या होगा, ओवरहेड जो सप्लाई का कंडक्टर है और जो टेलीफोन का वायर है दोनों एक ही पोल पे होगा, इस कारण से ऐसा होता है। तो इसके वजह से तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन लाइन में डिस्टर्बेंस है वह भी अधिक होगा। ठीक है ना, तो ये था आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। होप सो आपको समझ में आया होगा और आप इसको लिख भी लिए होंगे। ठीक, चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं बैटरी ड्राइव के बारे में। देखो बैटरी ड्राइव में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल आप हो सकता है आपके पास में एक और है सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल करके, है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल, देखो जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम भी सुनोगे ना तो उसमें आपका बैटरी ड्राइव, डेफिनेटली बैटरी यूज किया जाता है ना। जहां पे कि क्या होगा, बैटरी लगाया हुआ रहता है, सेम कॉन्सेप्ट में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, मैंने आपको ये नहीं बोला। ठीक है, जैसे आप ट्रेन जो प्लेटफॉर्म होता है ना, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे वहां पे भी देखिएगा एक छोटा छोटा भी जो है कार लगा हुआ रहता है, मतलब सामान को कैरी करने के लिए। जो लंबा प्लेटफॉर्म होता है तो बुजुर्ग लोग को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं उस जगह पे, तो उसमें भी आपको बैटरी मिल जाएगा, है ना। तो आप कभी देखिएगा उस सब चीजों को तो समझ में आएगा आपको। या इलेक्ट्रिक व्हीकल आप देखे होंगे, अब तो बहुत सारा कार आ रहा है जिसमें क्या होता है, बैटरी बहुत सारा बैटरी हम यूज कर लेते हैं, एक बैटरी नहीं रहता है, नंबर ऑफ बैटरीज कनेक्ट किया हुआ रहता है, आइदर इट मे बी कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। ठीक है, उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, और कनेक्ट करने के बाद जो उसी से सप्लाई जो है मोटर में दिया जाता है, और मोटर ऑपरेट करना स्टार्ट करता है तो उसकी वजह से जो है मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है कार में, या फिर जो भी आप इंजन यूज कर रहे हैं, है ना, उसमें स्टार्ट हो जाता है। फिर आएगा सर बैटरी, तो बैटरी को आपको फिर से सप्लाई से चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। In battery drive system, the locomotive carries the secondary battery which supply power to DC series motor employed for driving vehicles. याद रखिएगा,
ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो हम अलग मोटर की बात नहीं कर रहे हैं, डीसी सीरीज मोटर की ही बात कर रहे हैं, है ना। डीसी सीरीज मोटर की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं आपको डीसी कंपाउंड मोटर भी मिलेगा जो कि आगे हो सकता है मिले। तो डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं और उस मोटर में सप्लाई देने के लिए हम लोग बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और बैटरी को चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से सप्लाई का यूज करेंगे, है ना, फिर से सप्लाई की जरूरत पड़ेगी हमें। दिस टाइप ऑफ अ ट्रैक्शन सिस्टम इज सुटेबल फॉर फ्रीक्वेंटली ऑपरेटेड सर्विस, सो बैटरी व्हीकल इज लिमिटेड। देखिए ये होता है एक तरह से आप कह सकते हैं कि चूंकि ये अधिक लंबा टाइम तक नहीं चल सकता है। लंबा टाइम तक कहने का मतलब हुआ या लंबा डिस्टेंस तक कहने का मतलब हुआ, अभी भी सुनते होंगे जो नया नया इलेक्ट्रिक कार आ रहा है उसका एक लिमिटेशन है। अगर आप बैटरी यूज कर रहे हैं इट मीन्स कि बैटरी कहीं चार्ज होगा कहीं डिस्चार्ज होगा, है ना। तो जब उसका भी रहता है, हो सकता है कि बैटरी के आधार पे कह लीजिए या बैटरी कितना देर तक काम करेगा उस आधार पे कहा जाता है कि कार जो हो सकता है 400 किलोमीटर तक जाएगा, 500 किलोमीटर तक जाएगा, कुछ ऐसा रहता है। तो इसका भी एक लिमिटेशन है, कह लीजिए कि जो 40 से 50 किलोमीटर के रेंज में रहता है तो इसका भी एक मतलब कह लीजिए कि आप नहीं कर सकते हैं अधिक यूज। 40 किलोमीटर हुआ, 50 किलोमीटर हुआ, उसके बाद आपको फिर से चार्ज करना पड़ेगा। तो ये भी कह दूसरा एक और कह सकते हैं फ्रीक्वेंट स्टार्ट फ्रीक्वेंट स्टॉप करने। कभी आप लोग अगर ई रिक्शा से सफर किए होंगे तो देखते होंगे जब मन करता है उसको तुरंत वहीं पे रोक देता है और फिर जब मन करता है तुरंत वो क्या करता है, स्टार्ट कर देता है, स्पीड बढ़ा लेता है, कुछ इस तरह से। तो जहां पे हमें फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग की जरूरत होती है या फ्रीक्वेंट स्टॉपिंग की जरूरत होती है वहां पे जो है आप बैटरी ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? वही हो गया। लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज और है कि व्हीकल जो भी हमारा वो लिमिटेड है, क्योंकि प्रॉपर डिस्टेंस के लिए होता है कि हाँ इतना दूर तक चलेगा अगर आप फुल चार्ज करके रखे हो तो कुछ इस तरह से, ठीक। These are suitable for daily run of 40 to 60 किलोमीटर, हालांकि मैंने 40 to 50 बोला, आप ध्यान से कर लीजिएगा 40 to 60 किलोमीटर होगा, ठीक है। एंड आर जनरली यूज्ड फॉर डिलीवरी ऑफ अ गुड्स, सामान जैसे अब इंडस्ट्री वगैरह में आप इसका यूज कर सकते हैं, जैसे बड़ा इंडस्ट्री है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। कि जैसे आप भी मान लीजिए जहाँ पे मतलब पेपर मिल होगा वहाँ पे, या जहाँ पे अखबार वगैरह बनता होगा वहाँ पे भी जो पेपर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता होगा तो वहाँ पे भी आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है हमारा उसका या इलेक्ट्रिक ड्राइव उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए भी करते हैं, प्लेटफॉर्म पे बेहतर आप देख सकते होंगे प्लेटफॉर्म पे भी मिलेगा। संटिंग पर्पस के लिए भी करते हैं, संटिंग, गैसी माइंस एंड इन इंडस्ट्रियल वर्क्स। इंडस्ट्रियल वर्क्स बता दिए ऑलरेडी, जो कंपनी वगैरह होता है वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। गैसी माइंस का कहने का मतलब हुआ जहाँ पे कि आप देखते होंगे कि जो मतलब गैस वगैरह एक तरह से समझिए ना कि जहाँ से बनता है, या फिर माइंस जो जहाँ से कि निकाला जाता है कोयला वगैरह, वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रीजन है उसके पीछे कि अगर आप मान लीजिए कि डीजल वाला यूज कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है जलने की आवश्यकता, बट इसमें जो है बैटरी यूज कर रहे हैं तो जलने या फिर किसी तरह का कोई फॉल्ट होने का, फायर फॉल्ट एक तरह से कर सकते हैं, होने का पॉसिबिलिटी कम रहता है। तो इसलिए गैसी माइंस में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड देन इंडस्ट्रियल वर्क के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सामान को एक जगह से दूसरे जगह कह लीजिए कहीं पे, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया या फिर किसी भी मिल वगैरह में आप देख सकते हैं, जैसे पेपर मिल वगैरह में बताया था मैंने, ठीक। संटिंग कहने का मतलब हुआ जैसे कहीं पर उसको यार्ड में ले जाना है तो वहाँ पे भी आप इंजन यूज कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा इस बात का कि जब आप ट्रैक्शन की बात करते हो ना तो वहाँ पे आपको बैटरी भी मतलब हैवी होना चाहिए, एक तरह से हैवी इन द सेंस कि बैटरी भारी नहीं होना, बैटरी का वोल्टेज अधिक होना चाहिए, वैसा बैटरी हो जिसका कि वोल्टेज अधिक हो, ताकि जो ट्रैक्शन है या जो ट्रेन है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी कर सके, है ना। या फिर और कभी देखते होंगे मेन लाइन से जो है दूसरे ट्रैक पे चला जाता है ट्रेन, वो भी हमारा संटिंग ही कहलाता है एक तरह से, तो वहाँ से भी बाहर लाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा था हमारा इस्तेमाल किसका, बैटरी ड्राइव का। होप सो देखिए यहाँ पे आपको होप सो दिखेगा बैटरी ड्राइव, देखिए ये हमारा क्या है, बैटरी ड्राइव ही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखो ये वाला हमारा क्या है, ये बैटरी जहां से कि आप चार्ज वगैरह करने के लिए यूज करते हैं। एंड देन अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो देखो ये वाला पूरा जो है हमारा क्या है, बैटरी ही यूज किया हुआ है, ये सब हमारा क्या है, बैटरी यूज किया हुआ है, कि इतना सारा बैटरी लगा हुआ है। उसके बाद हालांकि ये बिजनेस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको रहने दीजिए। हाई वोल्टेज से हम इसको क्या करेंगे, चार्ज करते हैं। चार्ज करने के अंदर देखो यहाँ पे हमारा चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको चार्ज करेंगे, ठीक है। चार्ज करने के बाद ये फुल चार्ज हो जाता है, उसके बाद आप ले जाइए जहाँ ले जाना है। इसके साथ साथ आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऑक्सिलरी बैटरी भी लगाया जाता है, कि अगर मेन बैटरी में कुछ दिक्कत आ जाए तो आप उस टाइम में ऑक्सिलरी बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
इधर भी आप देखिए, इधर भी आपको विजुअल होगा होप सो। ये देखिए, ये पूरा का पूरा बैटरी है। ऐसा है क्या? एक बैटरी है। देखिए नंबर ऑफ बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये कनेक्शन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अपने हिसाब से कहने का मतलब हुआ कि वोल्टेज का कितना रिक्वायरमेंट है और करंट का कितना रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप सीरीज पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे सोलर टेक्नोलॉजी में, नंबर ऑफ अ सेल को हम लोग कनेक्ट करते थे डिपेंडिंग अपॉन वोल्टेज रिक्वायरमेंट एंड करंट रिक्वायरमेंट। अधिक वोल्टेज की ज़रूरत होती थी तो हम लोग उसको क्या करते थे? सीरीज में कनेक्ट कर देते थे। और अगर अधिक करंट का ज़रूरत होता था तो हमें पैरेलल में कनेक्ट कर देना पड़ता था। ठीक है ना? तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी उस तरह से कर सकते हैं। यहाँ देखिए चार्जिंग पोर्ट है जहाँ से कि चार्ज किया जाएगा। बाकी इंटरनल कनेक्शन है इसका। ठीक ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं हाइब्रिड ड्राइव। अब बोलिएगा सर हाइब्रिड ड्राइव क्या होता है? देखिए हाइब्रिड का मतलब ही होता है मिलावट, है ना? हाइब्रिड का मतलब होता है मिलावट। यहाँ पे भी वही चीज है। इसमें आप ऐसा कह लीजिए कि हाइब्रिड ड्राइव में हम लोग ओवरहेड कंडक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ में बैटरी का भी इस्तेमाल करते हैं। बोलिएगा सर ऐसे कैसे? देखिए जहाँ पे टनल वगैरह बनाना होता है या कोल माइंस वगैरह में जो कोल वगैरह निकालना होता है तो वो एक तरह से नीचे माइंस टाइप से बना होता है, तो उसके अंदर जो जाता है उन सब जगहों पे इसका इस्तेमाल आपको मिल जाएगा। तो जब मान लीजिए जहां तक ओवरहेड कंडक्टर अवेलेबल है ना, वहां पे सप्लाई जो है ओवरहेड कंडक्टर से ले लिया, साथ साथ में जो बैटरी लगा हुआ है उसको भी चार्ज करने में काम कर लिया। जैसे ही किसी भी केव मतलब गुफा टाइप से जो रहता है उसके अंदर जाने की जरूरत पड़ी तो अब पूरे अंदर तक तो आप ये कह सकते हैं कि वहां तक ओवरहेड कंडक्टर तो नहीं होगा। और जब ओवरहेड कंडक्टर नहीं होगा तो वहां पे जो ट्रैक्शन सिस्टम है कह लीजिए, जो ड्राइव होगा वो कैसे ऑपरेट करेगा? तो उस वक्त में बैटरी से ऑपरेट करेगा। ठीक है, जो कि बैटरी आपने चार्ज किया था जब ओवरहेड कंडक्टर से सप्लाई ले रहे थे। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब है कि हाइब्रिड ड्राइव जो है उस ड्राइव में हम लोग ओवरहेड कंडक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं एंड साथ साथ में बैटरी ड्राइव का भी इस्तेमाल करते हैं। ओवरहेड कंडक्टर टिल जहां तक अवेलेबल है वहां तक आप उसका इस्तेमाल कीजिए। द सेम पीरियड में हमारा क्या होगा कि बैटरी जो है वह भी चार्ज होगा। और जैसे ही आप केव में इन करते हो या माइंस में इन करते हो तो उस वक्त में हमारा सेल्फ फोर्सेस सिस्टम जो ड्राइव सिस्टम होगा वो अवेलेबल रहेगा और ओवरहेड कंडक्टर अवेलेबल नहीं होगा। तो उस टाइम में आप बैटरी का इस्तेमाल करके उस ड्राइव को ऑपरेट करा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हो। वोल्टेज जो है करीब करीब 600 वोल्ट की आवश्यकता होती है भैया, ध्यान रखिएगा। इन सब चीज़ों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। The hybrid in hybrid drive the locomotive drive powered partially मतलब आंशिक रूप से कह सकते हैं ओवरहेड लाइंस एंड पार्शली फ्रॉम बैटरीज। ठीक है, दोनों से मतलब सप्लाई दिया जाता है। ओवरहेड कंडक्टर से भी सप्लाई रहता है एंड बैटरी से भी सप्लाई दिया जाता है। दिस सिस्टम इज जनरली यूज्ड इन माइंस, है ना? माइंस कह लीजिए मतलब वही जो कोल माइंस की बात कर रहे हैं, या फिर जो खदान एक तरह समझते हैं। खदान मतलब जहाँ से कोयला वगैरह निकलता है, या फिर और भी करिए सोना का खान होगा, कहीं हीरा का खान होगा, ये सब जहाँ पे बनाया जाता है हम उसकी बात कर रहे हैं भैया। ठीक है, हीरा का खान इंदर कोयला का खान ही रहता है। हीरा जो है कोयला से ही निकलता है। ठीक है, वेयर लॉन्ग टनल्स आर टू बी एक्सकेवेटेड, या फिर वैसे जगह पे जहाँ पे कि हमें बड़े टनल बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे कई जगह पर आप देखे होंगे पहाड़ को काटा जाता है, पहाड़ को काट करके एक गुफा टाइप से बनाया जाता है जहाँ पे कि एक इंजन जो है या फिर ट्रेन जो है यातायात पर्पस के लिए आ सके और जा सके। गुफा बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि पूरा ब्रेक कर फोड़ देना, उसको ब्लास्ट कर देना, नहीं। तो उस जगह पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे कि लंबा टनल बनाने का ज़रूरत है और वहाँ तक आपका ओवरहेड कंडक्टर नहीं गया हुआ है। वैसे सिचुएशन में आप हाइब्रिड ड्राइव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपका कोल माइंस वगैरह में भी यूज होता हो, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज होता है। ठीक है ना? द लोकोमोटिव टेक्स पावर फ्रॉम ओवरहेड लाइंस। इनिशियल फेज में, शुरुआती में जो लोकोमोटिव होता है पावर कहाँ से लेता है? तो ओवरहेड लाइन से। फॉर मोस्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है, अधिकांशतः जहां तक अवेलेबल होगा ओवरहेड कंडक्टर वहां तक आपका जो है किससे सप्लाई लिया जाएगा? तो ओवरहेड से लिया जाएगा। एंड एट द एंड बैटरीज आर स्विच्ड ऑन, सो नाउ लोकोमोटिव इज पावर्ड बाय बैटरी। और लास्ट में जहाँ पे कि आपका ओवरहेड खत्म हो जाता है कह लीजिए, या ओवरहेड से सप्लाई अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो हम फिर क्या करते हैं? बैटरी को ऑन करते हैं और उस बैटरी से हम सप्लाई लेते हैं और फिर जो भी हमारा ड्राइव रहता है उसको हम मूवमेंट कराते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है ना?
हाँ, द चार्जिंग ऑफ अ बैटरीज इज डन थ्रू ओवरहेड लाइंस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बैटरी होता है उसको चार्ज कब किया जाता है, जब आप सप्लाई ओवरहेड लाइन से ले रहे होते हैं, उसी टाइम पे या उसी समय हमारा क्या होता है, बैटरी को चार्ज किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। देखिए आप यहाँ पे, आप अगर देख रहा होगा आपको फोटो क्लियर होगा अगर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देख सकते हैं तो देखिए आपका ये हमारा क्या है कि लंबा टनल कह लीजिए, गुफा टाइप से है हमारा, कुछ ऐसा ये वाला जो बना हुआ है। और ये हमारा हाइब्रिड ड्राइव है, ठीक है। इनिशियल फेज में जहाँ तक हमारे पास सप्लाई होगा वहाँ तक हम लोग इसका इस्तेमाल किए होंगे, ओवरहेड से सप्लाई ले रहे होंगे। दिखा नहीं रहा है चूंकि ये केव में खड़ा है, ठीक है, नहीं तो डेफिनेटली सप्लाई भी दिखता। एंड देन ये भी आपका उसी प्रकार का है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कहीं लंबा गुफा बनाना है या कोल माइंस जैसा ही, मुझे तो वही लग रहा है कि कहीं कोल माइंस बन रहा होगा और वहाँ पे मतलब कोयला वगैरह निकालने के लिए यूज़ किया गया हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपका ओवरहेड टाइप से दिख रहा है कुछ। अगर यहाँ तक अवेलेबल है देन वी कैन यूज़, हम लोग यहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है ना। शॉर्ट नोट्स लिखने आएगा, बहुत अधिक नहीं। एक छोटा सा कि बैटरी टाइप क्या होता है, तो आप इतना भी लिखिएगा ना, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, भरोसा कीजिए, ठीक है। अगला हम देखते हैं ट्रॉली बस, ठीक है। ट्रॉली बस कहने का मतलब है, देखिए नॉर्मल जो आप रोड पे बस को चलते हुए देखते हैं ना, है ना, उसको भी आप ट्रॉली बस कह सकते हैं। या फिर आप कह लीजिए कि आप जैसे ट्रक देखते होंगे जो कि सामान को लादने के लिए यूज किया जाता है ना, सामान को लादने के लिए कह लीजिए कि बहुत भारी, जैसे ट्रक में क्या हुआ, भारी भारी सामान जो होता है उसको लाद करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। वैसे बस को भी कह सकते हैं हम लोग ट्रॉली बस, या फिर आप, हाँ ठीक है। लेकिन अंतर ये रहता है कि उसमें हम जो है ना उसको ऑपरेट कराने के लिए ओवरहेड से सप्लाई लेते हैं। समझ रहे बात को, ओवरहेड से कनेक्ट करके हम उससे क्या करते हैं, सप्लाई को रिसीव करते हैं या सप्लाई लेते हैं, ठीक। ऐसे नॉर्मल बस देखते हैं जो डीजल से चल रहा है तो हम उसको नहीं बोल रहे हैं, डीजल से चल रहा है नॉर्मली तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, बैटरी से भी जो चल रहा है हम उसकी भी बात नहीं कर रहे। डायरेक्टली वो क्या करता है, सप्लाई जो है ओवरहेड कंडक्टर से लेता है और फिर वहाँ मोटर को डायरेक्टली भेजता है, ठीक। और जिसके के कारण ये ऑपरेट होता है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, बस ही है ना। ये भी हमारा क्या है, ट्रॉली बस है, जिसको कि आप कहते हो इलेक्ट्रिक बस, ठीक है। अंतर है कि इसमें हमने बैटरी नहीं यूज किया, डायरेक्टली ये वाला जो पोर्शन है बताएंगे, ठीक ना। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, बताएंगे कैसा होता है नहीं होता है, सब बताएंगे भैया, ठीक है। घबराना नहीं है और ना ही आपको परेशान होने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा, ये भी हमारा कहलाता है ट्रॉली कलेक्टर बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे साइकिल का रिम देखे होंगे अगर आप, तो साइकिल के रिम में ग्रूविंग बना हुआ रहता है, ठीक ना। होप्सो देखे होंगे साइकिल का रिम, रिम बोल रहे हैं, टायर नहीं बोल रहे। जब टायर पूरा हटा दिया जाता है, जो स्टील वाला पार्ट होता है चक्का वाला, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो साइकिल के रिम के जैसा ही यहाँ पे बना हुआ होता है, छोटा होता है, ठीक। और उसका जो ग्रूविंग होता है ना, उसी पे कंडक्टर जो है रन करता है, या उसी से हम करंट को कलेक्ट करते हैं। बताएंगे आगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा देखते होंगे कि कहीं पे एक सर्कस वगैरह में एक रस्सी रहता है और उसी पे रिम के सहारे जो है वो चल रहा होता है, ग्रूविंग वाला वो रस्सी को जकड़ के रखा होता है, दोनों साइड से सपोर्ट मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी यूज किया जाता है, बट आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ, आगे फिर से पढ़ेंगे, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, सो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ट्रॉली कलेक्टर का यूज होता है और ऊपर से आपका कुछ ऐसा ओवरहेड कंडक्टर स्ट्रिंगिंग किया हुआ रहेगा जो कि इस कंडक्टर टच करेगा एंड देन सप्लाई विल कम टू हियर एंड देन बस विल स्टार्ट टू मूव, राइट, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, बस में या जो भी ट्रॉली होगा उस समय मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा, ये सप्लाई है, ओवरहेड कंडक्टर है, और यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हैं ये वाला, तो ये कलेक्टर लगा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, सप्लाई को रिसीव कर रहा है और डायरेक्टली भेज रहा है इंटरनल में बस के अंदर। और उस बस की मदद से, उस सप्लाई की मदद से जो बस है वह एक जगह से दूसरे स्थान पे मूव कर रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ तो आपको बेहतर दिखेगा, ये पूरा का पूरा हमारा ट्रॉली बस है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला हमारा कलेक्टर है, और ऊपर आप देखिए ये जो जाल बना हुआ है, ओवरहेड कंडक्टर लगा हुआ है जिसमें कि सप्लाई रहता है। रास्ते की बात किया जाए तो इसके लिए नॉर्मल जो है रूट बना हुआ है, टायर जो है हमारा देख सकते हैं रबर का बना हुआ रहता है, इसके लिए किसी भी प्रकार का ट्रैक बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। कि जो हमारा ट्रॉली बस होता है उसमें हम किसी भी प्रकार का
ट्रैक नहीं बनाते हैं। जो रोड होता है नॉर्मली, जिसपे कि नॉर्मल आपका यातायात या फिर जो भी बस हो गया, कार हो गया, जो भी है हमारा वो चलता है, तो उसी पे ये भी हमारा क्या करेगा, रन करता है, या उसी पे इसको भी हम ऑपरेट करते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी थोड़ा सा थ्योरी है, आप देख लीजिए, होप सो काम आ जाएगा आपका। देखिए इसमें जो चीज़ मैंने बताया ना वही चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ। वोल्टेज आप ध्यान रखिएगा 600 वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे भी। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकलेस, है ना। ट्रैकलेस मतलब इसमें किसी भी प्रकार का ट्रैक नहीं होता है, क्या होता है, रोड होता है। ठीक है, ट्रैकलेस ट्रॉली, इसी को हम बोलते हैं ट्रैकलेस ट्रॉली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्रैक नहीं बनाया जाता है, सीधा सीधा रोड रहता है। दिस व्हीकल रन्स विथ रबर व्हील्स, रबर व्हील्स मतलब जो रबर का टायर बना हुआ रहता है वैसे पे ही इसको रन कराया जाता है। और टायर्स एंड मोटर आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉन फ्रॉम द टू ओवरहेड लाइन और वायर्स। जरूरी नहीं है कि दो ओवरहेड रहेगा, सिंगल ओवरहेड से सॉरी माफ करना, दो ओवरहेड ही रहेगा, है ना। रीजन है क्योंकि जब दोनों रहेगा तभी सर्किट कंप्लीट हो पाएगा, सप्लाई फ्लो करने के लिए, करंट फ्लो करने के लिए, क्योंकि नीचे आपने क्या लगा रखा है, टायर्स, और टायर्स आपको पता है रबर का बना हुआ है तो दैट इज अ गुड इंसुलेटर, और नीचे रोड बना हुआ है तो आप जो रिटर्निंग करंट है उसको आप रेल से नहीं ले सकते, मतलब रोड से तो नहीं ले सकते हो, इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो कंडक्टर होना ही चाहिए, या मतलब अनिवार्य है। ठीक है ना, तो ऊपर आपको दो कंडक्टर रहेगा, आप शायद देख भी सकते होंगे, होगा भी, देखिए यहाँ पे दो हमने लिया है, दो कंडक्टर है, यहाँ पे भी हमारे पास दो है, यहाँ पे भी दो कंडक्टर है, तो यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है ना, चलिए ये हो गया आपका। हाँ, इट कैन बी रन ऑन नॉर्मल रोड्स, जो नॉर्मल रोड बनाया जाता है उस पर भी आप इसको रन करा सकते हैं। ठीक ना, तो सप्लाई यूज्ड इज 600 वोल्ट, सप्लाई जो है इसके लिए क्या यूज किया जाता है, 600 वोल्ट जो है सप्लाई, वह भी डीसी ना कि एसी, ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक, तो कितना वोल्टेज यूज होता है, 600 वोल्ट डीसी यूज किया जाता है। आगे की बात करें हम, द ट्रॉली बस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ सेकेंडरी बैटरीज फॉर ऑक्सिलरी पर्पस, है ना, रिक्वायर्ड नहीं होता है। अगर मान लीजिए फॉल्टी हो गया वगैरह वगैरह, या फिर किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न हो गया या डिस्टरबेंस हुआ, तब आप जो है बैटरी का यूज कर सकते हैं, बिकॉज हम, हाँ बैटरी भी रहेगा तो ध्यान रखिएगा कि वहां पे हमें 600 वोल्ट तक मिलना चाहिए, तभी जाकर के आप यूज कर सकते हैं, आगे मोटर में अप्लाई कर सकते हैं। अब मोटर का जो भी रिक्वायर्ड वोल्टेज होगा उस टाइप से वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, दिस बैटरी आर यूज इन इमरजेंसी, दैट इज इफ ओवरहेड सप्लाई फेल्स, तो मैंने पहले बता दिया कि अगर मान लो ओवरहेड सप्लाई फेल होता है तब उस टाइम पे आप जो है बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, गुड, ऐसा मान के चल रहा हूं मैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, समझ ही रहे होंगे, है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं ट्रामवेज, बहुत सुने होंगे ट्रामवेज, ट्राम कार, है ना। ये अभी जो मतलब सिटी होता है, जैसे मुंबई में भी है, हालांकि मैं कभी गया नहीं हूँ और मैंने देखा भी नहीं, कलकत्ता में आपको मिल जाएगा, वहां पे मैंने सफर किया है, तो कलकत्ता में आपको ट्राम कार भी मिल जाएगा और ट्रामवेज जो है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है देखिए यह भी आपका बस के प्रकार से, बस के जैसा ही होता है ना, मतलब सवारी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए यूज किया जाता है। अंतर ये होता है कि जो रोड होता है ना, सड़क जिसको बोलते हैं, उसी पे ट्रैक बना दिया जाता है, उसी पे क्या है, ट्रैक बना दिया जाता है, समझे, और उसी ट्रैक पे जो है ट्राम कार को दौड़ाया जाता है। उसका जो गेज होता है डिफरेंट होता है, ठीक, अलग होता है। और कह लीजिए कि जो ट्राम कार होता है सेम, यहाँ से भी सप्लाई ओवरहेड कंडक्टर से लिया जाता है, ओवरहेड कंडक्टर से आप सप्लाई लेंगे और फिर ट्राम कार में देंगे, और वहाँ से आप जो है मोटर पे अप्लाई करके उसको मूव करा सकते हैं। मतलब एक तरह से कहिए ना, जहाँ पे कि अधिक जनसंख्या वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल आपको मिल जाएगा। हालांकि इसके जगह पे अब तो मेट्रो को बना रहा है लोग, है ना, मेट्रो आ रही है हर जगह, लगभग जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन आप देख लीजिएगा उठा के, हर सिटी में लगभग बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली है, हैदराबाद हो गया, या फिर बैंगलोर हो गया, है ना, पूना हो गया, मुंबई में भी है, बन रहा है शायद। ठीक, तो इस तरह से मेट्रो का आप जो है ज़्यादा यूज होने लगा है कंपैरिजन टू ट्राम का। ठीक चलिए इसमें भी देख लीजिए, हाँ वोल्टेज डीसी सेम 600 वोल्ट, ध्यान रखिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज अ ट्राम, ट्राम वेज कह सकते हैं, ट्राम कह सकते हैं, ट्राम कार कह सकते हैं, सब एक ही है।
दिस व्हीकल्स रन ऑन ए ट्रैक लेड ऑन अ स्ट्रीट, जो मतलब आपका स्ट्रीट है कह लीजिए या जो सड़क बना हुआ है उसी पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक को बिछा देते हैं ताकि दोनों चल सके, जो नॉर्मल बस है हमारा वह भी, नॉर्मल कार है वह भी उस पर चल सके, और साथ साथ में जब ट्राम कार आने वाली होती है तो ट्राम कार भी उस पर क्या करेगा, रन कर सके। दिस इज ऑपरेटेड इन अ सिंगल यूनिट एंड इट इज ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक मोटर, सिंगल यूनिट में ऑपरेट किया जाता है और फिर ये इसमें जो मोटर होता है डीसी सीरीज मोटर ही लगा रहता है, इसमें भी आप मान के चलिए, यहाँ मेंशन कर दिया आपको डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। 600 वोल्ट, 600 वोल्ट, 600 वोल्ट की आवश्यकता होती है दोनों के लिए, ध्यान रखिएगा। 600 वोल्ट डीसी सप्लाई इज टैप्ड बाय ग्रूव्ड व्हील। ग्रूव्ड व्हील कहने का मतलब सेम जो हम लोग साइकिल के रिम की बात जो कर रहे थे वैसे में ही इसका भी कंस्ट्रक्शन बना होगा, जिसको कि हम लोग ट्रॉली कलेक्टर कहते हैं, वही कलेक्टर यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, आगे बताऊंगा मैं, इसके बारे में पढ़ूंगा। या फिर आप कह सकते हैं वो, यह भी एक प्रकार का कलेक्टर है जिसको कि हम वो कलेक्टर बोलते हैं, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, परेशान नहीं होइएगा, बट ध्यान से रखिएगा कि अच्छा बॉ कलेक्टर होता है, ट्रॉली कलेक्टर होता है, पेंटोग्राफ में फैमिली टाइप पेंटोग्राफ होता है, डायमंड शेप होता है, सबके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल से, बट अभी ध्यान रखिएगा सिर्फ। बॉ कलेक्टर से फ्रॉम ओवरहेड कंडक्टर एट अबाउट 600 वोल्ट डीसी, करीब करीब 600 वोल्ट डीसी जो है ऑब्टेन किया जाता है, ठीक ना। ट्रैक फॉर्मिंग द रिटर्न कंडक्टर, अभी इसमें सवाल आया, ध्यान से देखना, ये हमने क्या बोला, यहाँ पे सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा क्या है, सिंगल यूनिट है, मतलब एक ही वायर रहा होगा, तो अगर एक वायर रहेगा तो नीचे आपके पास ट्रैक बना हुआ है, तो हम जो ओवरहेड कंस्ट्रक्शन हो उसको कॉम्प्लेक्स क्यों बनाए, उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें, हम एक ही कंडक्टर स्ट्रिंगिंग किए होंगे, और जो सर्किट का रिटर्न करंट होगा है ना, या जो सप्लाई आ रहा होगा उसको रिटर्न किधर से जाना होगा, तो ट्रैक से कर देंगे। तो यहाँ पे भी जो है ट्रैक फॉर्मिंग द रिटर्न कंडक्टर, ट्रैक से हमारा रिटर्निंग करंट जो होता है वह फ्लो करता है, और इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाता है डीसी में भी, क्योंकि डीसी को फ्लो करने के लिए भी आपको पता है दो वायर होना ही चाहिए, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस वाला ऊपर से ले लिया, माइनस वाला ट्रैक से फ्लो करवा के ऊपर कर दिया, है ना। There are at least two driving axle which enable the trams car to be started from any one end। कहने का मतलब हुआ कि दोनों साइड में से किसी एक साइड आप कह सकते हैं लगा सकते हैं आप पेंटोग्राफ का, ठीक है, जो कि दोनों में से कोई एक हमारा ऑन रहेगा और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं ऑपरेट करने के लिए, है ना। दोनों साइड में भी आपका पेंटोग्राफ लगा रहेगा। पेंटोग्राफ कहने से मतलब है सिंगल यूनिट में ही, या फिर आप ट्रॉली वाला जैसा बताए ग्रूव्ड वाला वैसा यूज कर सकते हैं, या फिर बॉ भी अगर यूज करें तो दोनों में से, जैसे इंजन में भी आप देखते होंगे दो रहता है पेंटोग्राफ, एट ए टाइम में आपका एक यूज होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि देखिए ये है आपका कुछ ट्राम कार, पहले तो आप इस चीज को देखिए, ये आपका रोड है, ये पूरा का पूरा रोड ही है भाई, इधर से लोग आ सकता है और जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बस जो भी आना होगा आ सकता है, बट इसी पे आप देखिए हमारा क्या है, ट्रैक जो है लेट किया हुआ है, बिछाया हुआ है, ये आपका ट्राम कार है, ठीक है ना, ट्राम कार कहिए, ट्रामवे कहिए, और यहाँ से आपको देखिए ऊपर पे आपका कंडक्टर गया हुआ है, और इसमें पीछे होगा आगे होगा, यहाँ से सप्लाई को क्या करता है, रिसीव किया जाता है। ये हमको जहाँ तक लग रहा है कि कलकत्ता का होगा भाई, है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए आपका, हम ये इसलिए लगाए थे कि यहाँ देखिए आप, ये नॉर्मल रोड है और इसी के ऊपर देखिए ये वाला जो है ट्रैक बना हुआ है, देखिए ये कुछ इस तरह से ट्रैक बना हुआ है कि नहीं है, हाँ ये कुछ इस तरह से आपका ट्रैक बना हुआ है, ठीक। अब इस पे ही ट्राम कार आएगी और ट्राम कार जाएगी। आगे बात करें तो यहाँ से देखो, हाँ इसमें आप देख सकते हो ये हमारा पेंटोग्राफ टाइप से बना हुआ है, ठीक है, ये डायमंड DIAMOND डायमंड शेप का आपका पेंटोग्राफ बना हुआ है, ठीक है, डायमंड शेप का पेंटोग्राफ बना हुआ है आपका, ठीक ना। और यहाँ पे आप देखेंगे ओवरहेड कंडक्टर गया हुआ है, अब बीच में ये सब आपका लगा हुआ है ओवरलैपिंग करने के लिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। यहाँ से सप्लाई लिया और मोटर में भेज दिया, यहाँ भेज दिया बस के अंदर, बस के अंदर मोटर है, मोटर इसको क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना स्टार्ट कर देगा, फिर आप यहाँ पहुँच जाएंगे हावड़ा से कहाँ, कलकत्ता, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए तो होप सो आपको इतना तो एटलीस्ट आइडिया मिल गया होगा कि बैटरी ड्राइव क्या होता है, ट्राम बेस या ट्राम कार क्या होता है, इलेक्ट्रिक बस क्या होता है, हाइब्रिड ड्राइव क्या होता है ना, इन सब के बारे में होप सो आपको समझ में आ रहा होगा ब्रीफली, बहुत डिटेल में ये नहीं पढ़ना था आपको, शॉर्ट नोट करके आएगा, इसे कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में नहीं पढ़ना था, हालांकि बहुत सारा, अब बस का कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना बताया जाएगा भैया,
समझ रहे हैं? ये सब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में पढ़िएगा कि कैसे बनाया जाता है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है बस को, कैसे बनाया जाता है कार को, वहाँ पे पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। और अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और टॉपिक देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, बाकी अगर मान लिया जाए कि आपको लग रहा है कुछ डाउट्स हो या फिर कुछ संदेह कह लीजिए, है ना, कुछ क्वेरीज हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइएगा या मैसेज कर लीजिएगा। ग्रुप में भी है, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या पर्सनल नंबर भी होगा, उस पर टेक्स्ट कर लीजिएगा, ठीक है। होप सो मैं कोशिश करूँगा कि उसको रेक्टिफाई कर दूँ। और अगर किसी तरह का कोई फीडबैक देना चाहें तो कमेंट बॉक्स ओपन है, डेफिनेटली आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या सही किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।